नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे केमिस्ट्री होती क्या है और ये क्यों ज़रूरी है और कैसे इसने हमारे पास्ट में हेल्प की है, प्रेजेंट में भी आज ये हमारी ज़िंदगी को आसान बना रही है और भविष्य में भी आने वाले बहुत सारे चैलेंजेस को ये टैकल करने की ताकत रखती है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस जवाब की जिसका सवाल हमने थंबनेल पर देखा, यानी केमिस्ट्री होती क्या है। तो केमिस्ट्री जो होती है ये स्टडी ऑफ मैटर होती है। मैटर की स्टडी को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। तो क्या कहा मैंने स्टूडेंट्स? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मैटर मीन्स एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। क्या होता है मैटर? कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसके खुद का मास हो, उसे हम मैटर कहते हैं। तो यानी मैटर क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसका खुद का मास हो। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो जगह को घेर ले। जगह को घेर लेगा तो यानी उस पर्टिकुलर स्पेस को कोई भी और दूसरा ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर किसी टेबल पर कोई पेंसिल रख दी तो उस जगह पर, उस पर्टिकुलर प्लेस पर हम लोग कुछ और सब्सटेंस, एक एटम भी नहीं रख सकते। एक एटम अगर हम रखेंगे भी तो या तो हम उसके ऊपर रखेंगे और या तो हम उसके लेफ्ट में, राइट में रखेंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर प्लेस पर हम लोग उस चीज को नहीं रख सकते। यानी व्हाट इज मैटर? विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। ऐसी किसी भी चीज को हम लोग कहेंगे मैटर। अब व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर। मैटर पर बहुत फोकस है केमिस्ट्री पर, या ऐसा भी कह सकते हैं मैटर पर ही पूरा फोकस है। क्यों? आइए देखते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि केमिस्ट्री की स्टडी क्यों मैटर के अराउंड घूमती रहती है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हमारा यूनिवर्स यानी हमारा ब्रह्मांड जो है कैसे बना है। तो हमारा यूनिवर्स जो है वो सिर्फ दो चीज़ों से बना है। जी हाँ, यूनिवर्स जो है वो सिर्फ दो चीज़ों से बना है। एक है मैटर, एक है मैटर। मैटर के अंदर स्टार्स, प्लैनेट्स, रिवर, माउंटेन, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नदियाँ, समुद्र, झरने सब आ गए। और जो बचा यूनिवर्स के अंदर जो दूसरा हिस्सा है मैटर के अलावा, वो है कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं बोले तो वैक्यूम, स्पेस। जी हाँ, यूनिवर्स जो है वो सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो मैटर और दूसरा वैक्यूम। अब हम अगर यूनिवर्स को समझना चाहते हैं, यूनिवर्स की कॉम्पोजिशन समझना चाहते हैं, यूनिवर्स के बिहेवियर को समझना चाहते हैं और यूनिवर्स में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, उनके बिहेवियर को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमारे लिए मैटर की स्टडी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सब्जेक्ट जो हमारे यूनिवर्स को समझने में हमारी बहुत मदद करे, उस साइंस की ब्रांच को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। दैट इज वाई केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर और उसकी प्रॉपर्टीज, ताकि इस मैटर की मदद से हम लोग इस पूरे ब्रह्मांड में होने वाली अलग अलग घटनाओं को, अलग अलग सिचुएशंस को, अलग अलग फिनोमिनास को बहुत आसानी से समझ सकें। इसलिए ज़रूरत है हमारी केमिस्ट्री की, और ये होती है केमिस्ट्री। इन केमिस्ट्री हम लोग दो तरह की प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करते हैं मैटर की। जी हाँ, हम लोग मैटर की दो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। पहली है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी है केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि physical properties are those properties which can be measured without imposing any change into the matter। क्या बोला मैंने? Those properties which can be measured without imposing any change into the matter, यानी वो प्रॉपर्टी जिनको मेजर करते वक्त हमें मैटर में कोई बदलाव ना करना पड़े। स्टूडेंट्स, क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको मेजर करने के लिए हम लोग मैटर में कोई बदलाव नहीं करते? जी हाँ, जैसे कि अगर मुझे हाइट निकालनी है किसी चीज़ की या किसी इंसान की, तो क्या हाइट निकालते वक्त या लेंथ मेज़र करते वक्त क्या मुझे उस मैटर में कोई बदलाव करना पड़ता है? क्या मास मेज़र करते वक्त मुझे उस मैटर में कोई बदलाव करना पड़ता है? या अपीयरेंस देखने के लिए मुझे किसी मार्कर की या पेन की या किसी भी चीज़ की मुझे क्या उस मैटर में कोई बदलाव करना पड़ता है? वो सारी प्रॉपर्टीज़ जिनको मेज़र करने के लिए हम लोग मैटर में कोई बदलाव नहीं करते, उन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको मेजर करते वक्त हम मैटर में बदलाव करें, यानी दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड बाय इम्पोजिंग द चेंज इनटू द मैटर, बाय इम्पोजिंग चेंज इनटू द मैटर।
तो चेंज किस तरह का चेंज हम लोग इम्पोज करते हैं? हम लोग उस सब्सटेंस को डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ केमिकली रिएक्ट करा कर देखते हैं कि वो क्या बना रहा है केमिकल प्रॉपर्टी के लिए। जैसे कि मुझे मान लीजिए पता करना है कार्बन रॉड कैसा बिहेव करती है, ग्रेफाइट रॉड कैसा बिहेव करती है, तो मैं उसे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट कराऊंगा, जैसे वाटर के साथ और दूसरे एसिड बेसिस और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ। कि वाटर के साथ वो क्या बनाता है, एसिड के साथ वो क्या फॉर्म करता है, लिक्विड के साथ वो क्या फॉर्म करता है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ की जब हम स्टडी करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसकी रिएक्शंस को स्टडी करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करते वक्त वो कैसा बिहेव करता है। तो इन दो बातों को अगर हम समअप करते हुए कहें तो हम क्या कह सकते हैं? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। And what kind of properties in chemistry we are studying? So we are studying only two types of properties. The first one is physical property, which can be measured without imposing any change into the matter. And the second thing is chemical property, which is measured by imposing change. And what kind of change we are talking about? We are talking about chemical reactions. तो chemical properties, chemical reactions यानी chemical change की वजह से मदद मेजर की जाती है, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी बिना कोई चेंज इम्पोज किए हुए जिनको हम मेजर कर लें, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। एक बात और स्टूडेंट्स, जो कंपाउंड्स होते हैं, जो मैटर होता है, उसको फर्निश सिर्फ 3 तरह के पार्टिकल्स करते हैं, उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे कि किसी क्लास में रहने वाले या बैठने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उस क्लास को फर्निश करते हैं, उस क्लास को फॉर्म करते हैं। वो स्टूडेंट्स हैं तो वो क्लास है, और वो स्टूडेंट्स ना हो और टीचर्स ना हो तो वो क्लास भी ना हो। उसी तरह से मैटर को फॉर्म करने वाले भी सिर्फ 3 तरह के पार्टिकल होते हैं। कोई भी मैटर हो, किसी भी स्टेट में मैटर हो, वो इनमें से किसी एक या एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल से बना होता है। उन पार्टिकल्स को हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इन शॉर्ट इसे मैं आगे सीपी भी रेफर करूंगा, सी कॉन्स्टिट्यूएंट, पी पार्टिकल्स। वो कौन होते हैं? या तो एटम्स, या तो मॉलिक्यूल्स, या फिर आयंस। कोई भी मैटर हो, किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, वो या तो एटम से बना होगा, या तो मॉलिक्यूल से बना होगा, या आयन से बना होगा, या इनमें से एक से ज्यादा चीजों से बना होगा, लेकिन बना इन्हीं 3 में से किसी एक से होगा। केमिस्ट्री के बारे में सबसे प्यारी बात यह है कि सारा यूनिवर्स, सारे मैटर जो हैं सिर्फ 3 तरह के बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं, जिन्हें हम एटम, मॉलिक्यूल और आयंस कहते हैं। अभी मैंने बताया, यानी कि पूरा ब्रह्मांड जो है सिर्फ 118 तरह के एटम से बना हुआ है। सिर्फ 118 टाइप ऑफ एटम से पूरा ब्रह्मांड, यानी जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, सन है, मून है, सब कुछ सिर्फ 118 तरह के एटम से ही बना हुआ है। और हम केमिस्ट्री की मदद से ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि सब्सटेंसेस की कॉम्पोजिशन किस तरह से उनकी प्रॉपर्टी और बिहेवियर को अफेक्ट करती है, ताकि जरूरत पड़ने पर हम अपनी जरूरत की हर चीज इस यूनिवर्स से एक्सट्रैक्ट कर सकें, बना सकें, और जो हमारे वर्तमान को, हमारे भविष्य को सुनहरा बनाए, बेहतरीन बनाए। क्योंकि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते, जिसको हम अभी भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए केमिस्ट्री के स्कोप अभी भी अनगिनत हैं। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है संसार में जानना जो हम नहीं जानते, और उसको जानने के लिए केमिस्ट्री हमारी बहुत ही मजबूत लाठी है, जो हमें आगे रास्ता दिखाएगी, आगे चलने में मदद करेगी। हम केमिस्ट्री की मदद से और भी बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, जैसे कि हम केमिस्ट्री की मदद से ही लिविंग सिस्टम यानी जीवों को योगदान दे पाते हैं। केमिस्ट्री ही है जो मानवता को एक नया आयाम दे रही है, चाहे वो मेडिसिन हो, अलग अलग तरह की महामारियों की, अलग अलग तरह की बीमारियों की, या फिर बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे स्टील, कंक्रीट, या फिर कंप्यूटर और दूसरे डिवाइसेस में यूज होने वाली सिलिकॉन चिप्स। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। केमिस्ट्री के बिना हमारा जीवन सोच पाना आज के हालात में तो करीब करीब नामुमकिन है। वो केमिस्ट की ही दर्दनाक मेहनत है, जी हाँ, वो केमिस्टों की ही दर्दनाक मेहनत है जिसने मनुष्य के जीवन को इतनी पॉसिबिलिटीज दी। मैंने दर्दनाक क्यों बोला? क्योंकि केमिस्ट दिन रात मेहनत करते हैं, रेडिएशंस और दूसरे केमिकल इफेक्ट्स झेलते हैं, तब जाकर नई नई डिस्कवरीज हो पाती हैं, और उन डिस्कवरीज से मानव जाति का, ह्यूमैनिटी का भला हो पाता है। इसलिए मैंने ये वर्ड दर्दनाक यूज किया। अपने जीवन के हर आयाम में
हम केमिस्ट्री पर ही डिपेंडेंट होते हैं। और जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ती है उसने केमिस्ट्री का हाथ बहुत मजबूती से थाम रखा है, क्योंकि मैंने कई फिजिस्टों को और कई फिजिक्स के टीचर्स को ये कहते हुए सुना है कि केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस। जी हाँ, कई टीचर्स और कई फिजिसिस्ट ये कहते हुए पाए गए हैं, कहते रहे हैं कि केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस। लेकिन मैं उनसे बहुत विनम्रता से ये कहना चाहूंगा कि केमिस्ट्री एक्सेप्शंस का सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री एक्सपेक्टेशंस का सब्जेक्ट है। जी हाँ, केमिस्ट्री एक्सेप्शंस का सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री एक्सपेक्टेशंस का सब्जेक्ट है। इंसानियत के लिए किया जाने वाला हर प्रयास केमिस्ट्री से होकर ही गुजरता है। यही वो सब्जेक्ट है जिसने डिबेट का मौका दिया है, जिसमें ताकत है सही को भी गलत और गलत को भी सही करने की। अब आज की ही हालात को देख लेते हैं। आज कोरोना वायरस ने सारे संसार को अपनी गिरफ्त में ले रखा है और करीब करीब 197 देशों में से 180 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं या आए थे। सारी दुनिया की नजर आज केमिस्ट्री पर है कि वो एक नई उम्मीद की किरण लेकर आए, एक बार फिर वो आकर इंसानियत को बचा ले। सारी दुनिया के केमिस्ट और बायोलॉजिस्ट लगे हैं इस कोशिश में कि वो जल्द से जल्द कोई गुड न्यूज लेकर आए और कोरोना वायरस को एक मुंहतोड़ जवाब मिल सके, यानी कोई वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट मेडिसिन मिल जाए ऐसी जिससे कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। और इस सब का जवाब सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के पास है, जिसे हम और पूरी दुनिया आज ढूंढने की कोशिश कर रही है। आइए जानते हैं और कैसे कैसे केमिस्ट्री इंसानियत की हेल्प कर रही है डिटेल में। केमिस्ट्री ने इंसान की हर जरूरत को पूरा किया है। इंसान ने जब भी किसी भी चीज़ की डिमांड की है, जब भी इंसान को किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई है, केमिस्ट्री ने उसको पूरा किया है। चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री ने कैसे हेल्प की है, उसने हमें पेस्टिसाइड्स दिए हैं, उसने हमें फर्टिलाइजर्स दिए हैं, इंसेक्टिसाइड्स दिए हैं, उसने क्रॉप को प्रोडक्शन में बहुत ही हद तक मदद की है। एग्रीकल्चर में जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे जैसे इंसान की पॉपुलेशन बढ़ी वैसे वैसे खाने की जरूरत बढ़ी और लैंड कम होता चला गया, और इसकी वजह से केमिस्ट्री को इसकी वजह से एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए हमें कई तरह के केमिकल्स की जरूरत पड़ने लगी, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ताकि हमारे खेतों में फसलें जो हैं वो लहराती रहें। इसके साथ साथ केमिस्ट्री ने फूड इंडस्ट्री में भी एक बहुत ही बहुमूल्य योगदान दिया है। फूड इंडस्ट्री में जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड टेस्ट एनहेंसर्स, बहुत सारी तरह से केमिस्ट्री ने फूड इंडस्ट्री को एक नया रूप दिया है, एक नया आयाम दिया है। केमिस्ट्री का हेल्थ सेक्टर में भी कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुमूल्य है, चाहे वो लाइफ सेविंग ड्रग्स हों, क्योंकि अगर ये लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं होती तो इतनी एपिडेमिक्स दुनिया ने फेस की है जिसका जो पूरी दुनिया को तबाह कर देती, जैसे कि कॉलेरा, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, प्लेग एंड द लेटेस्ट वन कोरोना वायरस कोविड-19, जिसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि इसके ट्रीटमेंट के लिए, इसकी वैक्सीनेशन के लिए हम लोग ड्रग्स की खोज लगातार लगे हुए हैं। हमारे केमिस्ट, पूरे दुनिया भर के केमिस्ट लगे हुए हैं ताकि इंसानियत को फिर से एक बार बचाया जा सके। आपको बता दूं मैं कि आज तक पूरी दुनिया में 22 लाख से ज़्यादा लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है और 2 लाख से ज़्यादा लोगों की जान कोरोना वायरस पूरी दुनिया में ले चुका है। इसलिए भी कोरोना वायरस कोविड-19 से बचना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमारे केमिस्ट और हमारे बायोलॉजिस्ट जो हैं वो लगे हुए हैं लगातार इस कोशिश में कि इसको रोकने के लिए इसका कोई ट्रीटमेंट या कोई मेडिसिन ऐसी लेके आई जाए जिससे कि इंसानियत को हम कोरोना वायरस और दूसरे एपिडेमिक से बचा सकें। केमिस्ट्री सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं और दूसरी बहुत ही गंभीर बीमारियों के लिए भी हमें उपाय दे रही है, जैसे कि एजिडोथाइमाइडिन, जिसको हम अगेंस्ट एड्स के खिलाफ यूज करते रहे हैं। सिस्प्लैटिन एंड टेक्सोल जो है वो कैंसर के खिलाफ यूज की जाती रही है। बात सिर्फ हेल्थ सेक्टर की नहीं है, आज कंप्यूटर ने पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व हासिल कर लिया है, वर्चस्व कायम कर लिया है। कंप्यूटर के बिना शायद ही कोई काम हो जो आज हो पा रहा है। हम लोग रोज़ कंप्यूटर और मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करते रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स
एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिना केमिस्ट्री के ये सब भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये सब काम करते हैं कंप्यूटर में यूज़ होने वाली और मोबाइल्स में यूज़ होने वाली सिलिकॉन चिप्स की मदद से, और वो सब सिलिकॉन चिप्स भी केमिस्ट्री की वजह से ही मिल पाई है, केमिस्ट्री की वजह से ही हासिल हो पाई है। तो यानी कंप्यूटर वर्ल्ड भी बिना केमिस्ट्री के कुछ नहीं है, और आगे भी हम लोग कंप्यूटर में बहुत बड़े बड़े खोज करने की कोशिश में है, बहुत बड़े बड़े प्रयास करने की कोशिश में है। वो सभी पॉसिबल हो पा रहा है केमिस्ट्री की मदद से। केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल वॉरफेयर में भी होता है, चाहे वो गोलियों बंदूकों में यूज़ होने वाले राइफल्स और बंदूकों में यूज़ होने वाली गोलियां हों, या तोप और टैंकों में यूज़ होने वाले गोले, और या फिर दूसरे बॉम्ब्स, सभी हमें मिल पाए जो हैं वो केमिस्ट्री की वजह से ही मिल पाए हैं। आज दुनिया में एटम बॉम्ब का एक बहुत ही बड़ा रुतबा है, एक बहुत ही बड़ा रोल है, और उस एटम बॉम्ब को भी हमने हासिल किया तो सिर्फ और सिर्फ इसी केमिस्ट्री की वजह से। यानी ये जो इतने एडवांस वॉरफेयर्स हम लोग देख रहे हैं, इतने एडवांस वॉरफेयर्स हम लोगों के पास दुनिया भर में हैं, ये सब पॉसिबल हो पाया किसकी मदद से? केमिस्ट्री की मदद से। केमिस्ट्री ने सिर्फ एग्रीकल्चर, फूड, हेल्थ, कंप्यूटर वर्ल्ड और वॉरफेयर में अहम भूमिका नहीं निभाई है, उसने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। चाहे वो पास्ट और प्रेजेंट के फ्यूल हों, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, या फिर भविष्य में आने वाले दूसरे फ्यूल्स। पेट्रोल, डीजल के दुष्परिणामों को हम आज देख रहे हैं, झेल रहे हैं, इसीलिए केमिस्ट्री ने हमें एक बेहतर ऑल्टरनेटिव, कई बेहतर ऑल्टरनेटिव दिए हैं, जैसे कि सोलर सेल्स और फ्यूल सेल्स, जो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भविष्य में पूरी तरह से बदल कर रख देगा। केमिस्ट्री ने इंसान को अच्छे और मजबूत शेल्टर बनाने में भी मदद की है, चाहे वो सीमेंट हो, ब्रिक्स हो, प्लास्टिक्स हो और दूसरे बिल्डिंग मटेरियल्स हों। इन सभी को देने में, इतने अच्छे तरह से देने में बहुत बड़ा रोल रहा है केमिस्ट्री का भी। इन सभी चीज़ों के साथ साथ, इन सभी एस्पेक्ट्स के साथ साथ केमिस्ट्री ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी यानी एवरीडे लाइफ में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। केमिस्ट्री ने हमें कंफर्ट दिया है, प्लेजर दिया है, लग्जरी दी है। केमिस्ट्री ने ये सब सिंथेटिक फाइबर्स, रबर्स, पॉलीमर्स, सोप, डिटर्जेंट्स, अलॉयज, मेटल्स और बहुत सारी दूसरी चीज़ों से किया है। केमिस्ट्री सिर्फ हमारे बीते हुए कल और आज को ही नहीं, आने वाले भविष्य को भी असर डाल। केमिस्ट्री ने हमारे उज्जवल भविष्य के लिए भी बहुत मजबूत नींव रखी है। उसने हमें कई सारे मटेरियल्स दिए हैं जो हमारे वर्तमान में, हमारे प्रेजेंट में और हमारे भविष्य में भी काम आते रहेंगे, जैसे कि कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स आप लोग जानते होंगे। इंटरनेट और वाईफाई, हाई स्पीड इंटरनेट और वाईफाई के लिए हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं। सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स एंड कार्बन फाइबर्स, ये मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारे भविष्य में आने वाली टेक्नोलॉजी में और हमारे भविष्य में आने वाली लग्जरीज में और दूसरी चीज़ों में। इन सभी चीज़ों के साथ साथ केमिस्ट्री के सामने फ्यूचर में कुछ गोल्स भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, जिनको पूरा करने के लिए पूरे विश्व जो है वो केमिस्ट्री की तरफ देखता है। जैसे कि ओजोन डेप्लीशन हुआ, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई। ये कुछ बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो पूरी दुनिया, पूरा संसार बहुत परेशानी से झेल रहा है, बहुत परेशानी से जिनका सामना कर रहा है, और इसका रास्ता भी भविष्य में ही केमिस्ट्री को लेकर आना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन भी भविष्य में केमिस्ट्री को ही देना पड़ेगा। हमारे देश और दुनिया की निगाहें इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, क्रिएटिव केमिस्ट को तलाशती है जो इन चैलेंजेस को स्वीकार करे और इन चैलेंजेस के लिए एक बढ़िया, बेहतर सॉल्यूशन दे, ताकि इंसानियत को बेहतर भविष्य मिल सके। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि केमिस्ट्री क्या होती है। आइए अब जानते हैं कि केमिस्ट्री जिस मैटर के आसपास घूमती रहती है वो मैटर किस तरह से क्लासिफाइड है, उसकी डिविजन्स किस तरह से होती है। तो हम जानते हैं कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसका खुद का मास हो, उस सब्सटेंस को हम लोग मैटर कहते हैं। और मैटर को स्टडी करते वक्त केमिस्ट्री के अंदर हम दो तरह की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी वो जिसको मेजर करते वक्त
हम मैटर में कोई बदलाव ना करें, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी वो जिसको मेजर करते वक्त हम मैटर में किसी तरह का बदलाव जरूर करें, बिना बदलाव के जिसे हम मेजर ना कर सके। तो इन्हीं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम लोग मैटर को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। यानी मैटर की क्लासिफिकेशन दो बेसिस पर होती है, एक फिजिकल बेसिस पर और एक केमिकल बेसिस पर। फिजिकल बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन होती है उसके अकॉर्डिंग मैटर तीन तरह का होता है, जो कि हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। तो यानी मैटर को जब हम फिजिकल बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जब हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं, तो मैटर तीन तरह का होता है। एक जिस स्टेट को जिसको हम सॉलिड बोलते हैं, दूसरी स्टेट जिसे हम लिक्विड बोलते हैं और तीसरी स्टेट जिसे हम गैस बोलते हैं। जबकि केमिकल बेसिस पर हम मैटर को क्लासिफाई थोड़ी देर में करेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन की बात हम लोग पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो आइए डिटेल में जानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को। तो सबसे पहले हम लोग मैटर की थ्री स्टेट्स की शेप और वॉल्यूम की बात करते हैं। तो शेप और वॉल्यूम की अगर बात करें तो सॉलिड्स वो होते हैं जिनका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम हो, यानी शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स्ड हो जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ भी टूटेगा या डिफॉर्म होगा या शेप चेंज करेगा, लेकिन कंडीशन तब तक है कि जब तक फोर्स अप्लाई ना किया जाए तब तक सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों ही डेफिनेट रहेगा। लिक्विड में शेप तो डेफिनेट नहीं रहती लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट रहता है, यानी 1 लीटर कोक को अगर मैं बॉटल से ग्लास में डालूंगा तब भी वो 1 लीटर ही रहेगा। हाँ, उसकी शेप जरूर चेंज हो जाएगी क्योंकि लिक्विड्स वो होते हैं जो जिस कंटेनर में डालो उनकी शेप ले लेते हैं। जबकि गैस की बात करें तो गैस का ना ही डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसका मैं आपको रीजन भी बता सकता हूं, लेकिन एक बेकार एग्जाम्पल देकर। वो क्या है आइए जानते हैं। तो मैं सबसे पहले बताता हूं, सॉलिड के पार्टिकल्स को मैं खूंटे में बंधी हुई गाय बोलता हूं। खूंटे में बंधी हुई गाय। स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल जरूर याद रखें आप, इससे आगे भी आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो सॉलिड के पार्टिकल्स को यानी सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में मैंने शुरुआत में आपको बताया था वीडियो के कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर को फर्निश करते हैं। और मैंने बताया था या तो वो एटम्स होते हैं या तो मॉलिक्यूल्स होते हैं और या फिर वो आयंस होते हैं। तो जिस पार्टिकल से भी सॉलिड बना हुआ है उसको मैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कह रहा हूं। तो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स खूंटे में बंधी हुई गाय की तरह होते हैं। जी हाँ, खूंटे में बंधी हुई गाय। तो स्टूडेंट्स खूंटा तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूं, एक लकड़ी का टुकड़ा जिसे हम ज़मीन में गाड़ देते हैं और जिसकी मदद से हम लोग गाय बैलों को भैंसों को बांधते हैं, या जिसकी मदद से हम लोग टेंट भी लगाते हैं, जिसे इंग्लिश में हम स्टेक बोलते हैं, वुडन स्टेक। और अगर टेंट लगाने के लिए यूज़ करें तो उसे हम लोग टेंट स्टेक भी बोलते हैं, STAKE। तो उसके अराउंड जो एनिमल्स होते हैं वो फिक्स पोजीशन से यानी उस स्टेक से बंधे रहते हैं। वैसे ही सॉलिड के पार्टिकल्स भी एक फिक्स पोजीशन से बंधे रहते हैं और उसके अराउंड या तो वो रिवॉल्व करते हैं या तो वाइब्रेट करते हैं और किसी तरह का मोशन नहीं कर सकते। जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो एक खुली हुई गाय की तरह होते हैं। खुली हुई गाय की तरह, जी हाँ। तो खुली हुई गाय की तरह तो उसकी शेप डेफिनेट क्यों होगी? अब मैंने गाय ही क्यों कहा? क्योंकि काउ इज ए वेरी काम एनिमल। काउ इज ए वेरी काम एनिमल और वो बड़े आराम से मूव करती हैं, प्यार से मूव करती हैं, वो कभी जल्दी में नहीं रहती। दे आर नेवर इन हरी। सिमिलरली द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर ऑल्सो नेवर इन हरी। मैंने इनके पार्टिकल्स को खुली हुई गाय कहा। क्या कहा? खुली हुई गाय। कौन? लिक्विड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जबकि गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को मैं पागल सांड कहता हूँ। थोड़ा फनी है, थोड़ा नहीं सॉरी बहुत फनी है। तो गैस के पार्टिकल्स को मैं पागल सांड कहता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी सांड को लाकर किसी रूम में बंद कर दें तो क्या करेगा? टक्कर मारेगा। किसके साथ? वॉल्स ऑफ द रूम के साथ। सिमिलरली जब हम गैस के पार्टिकल्स को किसी कंटेनर में, किसी क्लोज कंटेनर में फिल करते हैं तो इट कोलाइड्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और जैसे ही हम कंटेनर ओपन करेंगे गैस विल स्केप। तो उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं रहा और उसका शेप भी डेफिनेट नहीं रहा। इसीलिए हम कहते हैं गैस की शेप और वॉल्यूम दोनों ही डेफिनेट नहीं है। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स इन तीनों का रीजन आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने जो रीजन बताया उसमें जो एक्सप्लेनेशन दी उसमें एग्जाम्पल जो मैंने यूज किया वो मैं एक बार फिर बताता हूँ। सॉलिड के पार्टिकल्स खूंटे में बंधी हुई गाय, लिक्विड के पार्टिकल्स खुली हुई गाय और गैस के पार्टिकल्स पागल सांड। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर की। तो सॉलिड के दूसरा कैरेक्टर जिसकी हम बात करेंगे वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
जी हाँ, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स को बांध कर रखता है, एक साथ रखता है। वरना वो पार्टिकल साथ क्यों रहेंगे? किसी को भी साथ रहने के लिए कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम बात करेंगे सबसे पहले दूसरे नंबर पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा होता है? मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है। और इसीलिए मैक्सिमम होता है, इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर गैप की बात करें तो वो सॉलिड में मिनिमम होता है। दूरियां जो होती हैं वो कम से कम होती हैं। गैस की बात करते हैं पहले लिक्विड से, तो गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे कम, मिनिमम, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं नेग्लिजिबल होता है। तो क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, इसीलिए जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने कैसा बताया? मिनिमम या नेग्लिजिबल। और जब अट्रैक्शन मिनिमम होगा तो स्पेस कैसा होगा? मैक्सिमम। इसलिए गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर पर मिलते हैं, स्पेस उनमें काफी ज्यादा होता है। और क्योंकि स्पेस काफी ज्यादा होता है, इसीलिए गैसेस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं काफी हद तक। गैसेस को हम कंप्रेस करके लिक्विड्स भी बना सकते हैं, और इसलिए गैसेस को हम कंप्रेस करके, ज्यादा कंप्रेस करके सॉलिड भी बना सकते हैं। जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स को अगर हम की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होता है, इसलिए गैप भी कैसा होता है? मॉडरेट होता है। इसीलिए लिक्विड्स ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। ज्यादा से ज्यादा उसको कंप्रेस करके हम सॉलिड बना सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन गैस के पार्टिकल्स को थोड़ा कंप्रेस करके हम लिक्विड भी बना सकते हैं, और ज्यादा कंप्रेस करके हम लोग सॉलिड भी बना सकते हैं। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे चैप्टर 5 में, जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की स्टेट्स ऑफ मैटर की और उनकी प्रॉपर्टीज की। इस सॉलिड और लिक्विड और गैस जो हैं वो किस तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की। ये जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आपने बिल्कुल कभी नहीं सुना, और ये आप पहली बार सुनने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि अब हम बात करेंगे सबसे पहले फैक्टर्स डिपेंडिंग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की। यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर मैटर की 3 स्टेट डिपेंड करती हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं ये वो फैक्टर हैं जो मिलकर डिसाइड करते हैं, या जो ऐसा भी कह सकते हैं लड़कर डिसाइड करते हैं कि मैटर हमें किस स्टेट में मिलेगा। तो हम देखने जा रहे हैं फैक्टर्स डिसाइडिंग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। और उनमें से पहला फैक्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है वो? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो लगातार इस कोशिश में है कि किसी भी तरह से वो पार्टिकल्स को पास ले आए। क्या करे? पार्टिकल्स को पास ले आए। जबकि इसका ओपोनेंट जो है, जो इससे लड़ाई करता है, जो इसके अपोज करता है, वो है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मीन्स एनर्जी बिकॉज ऑफ हीट। क्या होता है? एनर्जी बिकॉज ऑफ हीट। तो किसी भी सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं तो उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ती है। थर्मल एनर्जी बढ़ने से उसके पार्टिकल्स की वेलोसिटी बढ़ती है, वो इधर उधर तितर बितर होना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और एंड दे मूव्स अवे, वो दूर जाते हैं। तो यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस कोशिश में है? पार्टिकल्स को पास लाने के, जबकि थर्मल एनर्जी किस कोशिश में है? पार्टिकल्स को दूर करने के लिए। यानी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जबकि थर्मल एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फारनेस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये पास लाने की कोशिश में है, ये दूर करने की कोशिश में। ये पास लाने की और ये दूर करने की, इन दोनों में होगा महामुकाबला, और जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो बंदर। तो आइए देखते हैं एफ और टी में, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी में महामुकाबला किस तरह से होता है। तो यहां पर 3 कंडीशंस होती हैं। कुछ मटेरियल्स में, कुछ मैटर्स में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है और थर्मल एनर्जी कम होती है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीत गया और थर्मल एनर्जी हार गई, तो वो मैटर हमें सॉलिड स्टेट में दिखाई देगा। लेकिन अगर उल्टा हो, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हार जाए और थर्मल एनर्जी जीत जाए, तो उस स्टेट में मैटर हमें गैस दिखाई देगा। लेकिन अगर दोनों में टाई हो जाए, और यहाँ आईपीएल की तरह सुपर ओवर नहीं होता, दोनों में टाई हो जाए तो मैटर हमें लिक्विड स्टेट में दिखाई देगा। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो सॉलिड, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो गैस, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी दोनों का मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट इक्वल है तो मैटर हमें लिक्विड स्टेट में दिखाई देगा। मैं इस पर एक एग्जांपल देता हूं आपको। अब मैंने एक कंटेनर में आइस ले ली। अब आइस यानी आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि वो सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड में होने का मतलब क्या है? उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और थर्मल एनर्जी कम है। अब उस आइस को मैंने, क्योंकि हम समर्स में हैं अभी, तो मैंने
रूम टेम्परेचर पर रख दिया तो वो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और मेल्ट होते होते वो क्या बनेगी, लिक्विड बनेगी। अब लिक्विड जब बन गई तो उसमें धीरे जैसे जैसे हमने उसे फ्रीजर से निकालकर रूम टेम्परेचर पर रखा तो उसकी धीरे धीरे थर्मल एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ने लगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कम होने लगा। तो जब थर्मल एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों इक्वल हो गए, दोनों का मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, तो वो आइस मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अब उस लिक्विड को मैंने एक कंटेनर में रख दिया और उसको कवर कर दिया, क्लोज कर दिया और उसको रख दिया मैंने गैस स्टोव पर और उसे मैं हीट करने लगा। अब थर्मल एनर्जी, क्योंकि मैं हीट कर रहा हूँ और मैंने बताया आपको एनर्जी बिकॉज ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी, तो धीरे धीरे उसकी थर्मल एनर्जी की वैल्यू बढ़ने लगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कम होने लगी, उसकी ग्रिप कम होने लगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। और एक वक्त ऐसा आया जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा थर्मल एनर्जी की वैल्यू हो गई, यानी गैस ने वेपराइजेशन स्टार्ट कर दी, लिक्विड ने वेपराइजेशन स्टार्ट कर दिया। यानी हमने देखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाने पर सॉलिड की तरफ हम मूव करते हैं और अट्रैक्शन कम करने पर यानी थर्मल एनर्जी बढ़ाने पर हम किस तरह से गैस की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी दोनों मिलकर, दोनों लड़कर, मिलते तो बिल्कुल भी नहीं है, लड़कर ये डिसाइड करते हैं कि मैटर हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस कौन सी स्टेट में मिलेगा। तो ये थे दो फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं, जो डिसाइड करते हैं थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर की। अब हम बात करने जा रहे हैं मैटर की दूसरी क्लासिफिकेशन की, जो कि है केमिकल बेसिस पर, जिसे हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कहेंगे। तो केमिकल क्लासिफिकेशन यानी कॉम्पोजिशन, मैंने क्या बोला, केमिकल क्लासिफिकेशन यानी कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो मैटर को हम लोग दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन या केमिकल क्लासिफिकेशन। एक को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस, जबकि दूसरे को हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस या फिर मिक्सचर। एक को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस या फिर दूसरे को हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस या फिर मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस नाम से ही मालूम चल रहा है, प्योर मतलब ओनली वन काइंड। प्योर का मतलब साफ नहीं होता, प्योर का मतलब सिर्फ एक तरीके का होता है। तो वो सब्सटेंस जिसके अंदर सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस। कौन? जिनके अंदर सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हों। जबकि मिक्सचर्स वो होते हैं जिनके अंदर, मिक्सचर्स या इम्प्योर सब्सटेंसेस दोनों सेम होता है, तो मिक्सचर्स वो होते हैं जिनके अंदर मोर देन वन काइंड ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट हो, लेकिन किसमें? वेरिएबल रेशो में, किसी भी रेशो में। मतलब अगर हम पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी डालें तब भी वो मिक्सचर है, और पानी के अंदर अगर हम 1 बोरी भरकर चीनी भी डाल दें तब भी वो मिक्सचर ही है। कॉम्पोजिशन से, रेशो से कोई फर्क नहीं होता, तो मिक्सचर है। लेकिन अगर रेशो का फर्क है तो देखते हैं वो क्या होता है। तो मैं एक बार फिर बताता हूँ मिक्सचर्स क्या होते हैं। मिक्सचर्स आर दोज इम्प्योर सब्सटेंसेस which are made from more than one kind of substances in variable ratio. More than one kind of substances in variable ratio are mixtures. अब बात करते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंसेस की। तो प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक जिसे हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं और दूसरा जिसे हम लोग कंपाउंड्स कहते हैं। क्या? एक प्योर सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्स और एक प्योर सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं कंपाउंड। क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस हैं, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, तो दोनों के दोनों जो हैं सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से बने होंगे। वो एक तरह का पार्टिकल एलिमेंट्स में कौन होता है? एटम। और वो एक तरह का पार्टिकल कंपाउंड्स में कौन होता है? मॉलिक्यूल। वो एक तरह का पार्टिकल जिससे एलिमेंट बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? एटम। और एक तरह का पार्टिकल जिससे कंपाउंड बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आयरन की रॉड लूंगा तो वो एलिमेंटल आयरन हुआ, और उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो क्या होंगे? सबके सब Fe के एटम्स होंगे, यानी वो क्या है? एलिमेंट। या गोल्ड का कॉइन लूंगा तो उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे क्या होंगे? Au। जबकि कंपाउंड्स की बात करें तो मैंने मान लिया 1 गिलास पानी लिया तो उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे सबके सब किसके मॉलिक्यूल्स होंगे? H2O के। किसके? H2O के। तो ये सिर्फ एक तरह के एटम से बना है। कौन? एलिमेंट। यानी हम कह सकते हैं एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। क्या? एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। जबकि कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स को हमने मॉलिक्यूल की टर्म्स में बात की, लेकिन कंपाउंड्स को हम एटम की टर्म्स में बात कर सकते हैं कि कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स इन फिक्स प्रोपोर्शन। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स। जी हाँ, ये एक से ज्यादा
तरह के एटम से बना होता है, और एक से तरह के एटम जब फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं तो उसी को हम मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स इन फिक्स प्रोपोर्शन। दोनों ही बातें सेम हैं। तो मैंने बताया एलिमेंट्स जो सिर्फ एक तरह के एटम से बने हो, और कंपाउंड जो सिर्फ एक तरह के मॉलिक्यूल से बने हो, या कंपाउंड्स को हम ऐसा भी कह सकते हैं दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स इन फिक्स प्रोपोर्शन और फिक्स्ड रेशो। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की। अभी अभी हमने देखा प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और अब एलिमेंट्स देखने जा रहे हैं हम लोग कितने तरह के होते हैं। एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? इसके ऊपर हम पूरा एक चैप्टर पढ़कर आए हैं क्लास 10th में। कौन कौन होते हैं ये? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। कौन होते हैं जी? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स कौन? जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, मेलिएबल हो, डक्टाइल हो, सोनोरस हो, लस्टरस हो एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो। जी हाँ। नॉन मेटल कौन? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, नॉन मेलिएबल हो, नॉन डक्टाइल हो, नॉन सोनोरस हो, और साथ साथ नॉन लस्टरस भी हो कई केसेस में, और पुअर कंडक्टर हो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन हाँ, एक एक्सेप्शन बिल्कुल मत भूलेगा नॉन मेटल्स में, ग्रेफाइट, कार्बन, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब बात आती है मेटलॉइड्स की। जबकि मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि सिमिलर प्रॉपर्टी शो करें दोनों की तरह, मेटल्स की तरह भी और नॉन मेटल्स की तरह भी। यानी मेटलॉइड्स वो जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की तरह प्रॉपर्टी शो करें, उनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। जैसे कि सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी और जर्मेनियम। जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी। तो अभी हमने देखा एलिमेंट्स 3 तरह के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स जैसे कि आयरन, सोडियम, पोटेशियम, निकल। नॉन मेटल्स जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड सो ऑन। अब मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी। बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स 2 तरह के होते हैं, एक जिसे हम ऑर्गेनिक बोलते हैं और एक जिसे हम लोग इनऑर्गेनिक बोलते हैं। कौन कौन से? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते ही हमारे दिमाग में एनिमल्स और प्लांट्स की इमेज बनने लगती है। बहुत पुरानी डेफिनेशन हुआ करती थी, आप जानकर हैरान होंगे कितनी पुरानी। अर्ली 1800 में ऑर्गेनिक और कंपाउंड्स को हम कहते थे कि दोज कंपाउंड्स विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स डायरेक्टली, उन्हें हम ऑर्गेनिक कहते हैं। यानी कि अर्ली 1800 में, और इसे उस टाइम के बाद से यूज नहीं किया जाता, लेकिन आज भी कुछ लोग यही पढ़ाते हैं। तो सही में ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कार्बन से बने हो, मेजरली, मोस्टली, यानी जिनका ज्यादातर हिस्सा जो है, ज्यादातर मास जो है वो कार्बन की वजह से हो। जैसे कि हम बात करें मिथेन की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो जो मेड अप ऑफ हो कार्बन से, मोस्टली कार्बन से ज्यादातर बने हुए हों। मैंने एग्जांपल दिया मिथेन। मिथेन जिसका टोटल मास 16 ग्राम्स होता है, 12 ग्राम कार्बन, 4 ग्राम हाइड्रोजन। तो 16 ग्राम में से 12 ग्राम जो है वो कार्बन की वजह से है, इसीलिए मिथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और भी हम दूसरे हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल देने के लिए, चाहे वो इथेन हो, चाहे वो प्रोपेन हो, सब में कार्बन का मास ज्यादा है और हाइड्रोजन का मास कम है, इसलिए वो सब के सब रिगार्डेड हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में या तो कार्बन एब्सेंट होता है, और अगर है भी तो कार्बन मेजर नहीं होगा, माइनर होगा। मैंने क्या बोला? या तो कार्बन एब्सेंट होगा और या फिर कार्बन जो है वो माइनर होगा। कार्बन एब्सेंट है जैसे कि अमोनिया, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, जैसे कि F2, जैसे कि Cl2, इन सभी में, जैसे कि H2O, इन सभी में ही कार्बन प्रेजेंट नहीं है। और अगर कार्बन माइनर की बात करें तब भी वो इनऑर्गेनिक ही है, तो हम ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन का मास 12 ग्राम है, जबकि ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम्स है। कार्बन 12 ग्राम्स और ऑक्सीजन 32 ग्राम्स इन CO2। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक में नहीं रखते हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रखते हैं।
ऑर्गेनिक में वो जिनमें कार्बन मोस्टली हो, और इनऑर्गेनिक में वो जिनमें कार्बन हो ही ना, और या फिर हो भी तो मोस्टली ना हो, मेजर ना हो, माइनर हो, बाय मास। तो अभी हमने देखा कि प्योर सब्सटेंसेस दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और एलिमेंट्स तीन तरह के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। और कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम बात करने जा रहे हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस की, जिनको हम लोग मिक्सचर्स कहते हैं। मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं, एक जिसे हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। होमोजेनस जो है वो दो वर्ड को मिलाकर बना है, होमो एंड जीनस। होमो मीन्स एक जैसा, सेम, एंड जीनस मीन्स मिलावट, कॉम्पोजिशन। यानी ऐसे मिक्सचर जिनकी कॉम्पोजिशन सेम हो। क्या? ऐसे मिक्सचर्स जिनकी कॉम्पोजिशन सेम हो पूरे मिक्सचर में। मैंने पानी लिया और उसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया। क्या किया? थोड़ा सा नमक मिला दिया। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक ग्लास पानी में 1 टीस्पून शुगर मिला दें, तो हम उसे डिसॉल्व करें और उसके बाद उसको मैंने एक बॉटल में भर दिया। उस बॉटल में मैंने ऊपर से पी के देखा मिठास, और नीचे मैंने एक छेद किया, होल किया उस बॉटल में, उसको भी पी के देखा, वहां पर भी मिठास, जितनी मिठास ऊपर थी उतनी मिठास नीचे भी थी कंटेनर में। यानी कि ऐसे मिक्सचर की कॉम्पोजिशन कैसी थी? सेम थी पूरे मिक्सचर में। आप कहीं से भी कितनी भी क्वांटिटी ले लो, सबकी कॉम्पोजिशन सेम है। ऐसे मिक्सचर्स को यानी होमोजेनस मिक्सचर्स को हम लोग सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। जबकि दूसरे मिक्सचर को हम लोग कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्या? हेट्रोजेनस मिक्सचर, वो मिक्सचर जिनकी कॉम्पोजिशन पूरे मिक्सचर में सेम ना हो, यानी डिफरेंट कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, या अनइक्वल कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजेनस कहते हैं। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जीनस मीन्स मिलावट। मैंने एक ग्लास पानी में 1 टीस्पून सैंड मिलाया और उसको डिसॉल्व किया, और अगर हम उसे देखेंगे, उसको इस बार पी के नहीं देखना बेटा, बिल्कुल भी नहीं पियेंगे हम लोग। हाँ, उसको हम ऐसे ही देखेंगे। ग्लास को हमने पानी को एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर लिया है, तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि सैंड की कॉम्पोजिशन जो है सेम नहीं है पूरे मिक्सचर में। कहीं पर ज्यादा दिखाई दे रहा है ब्राउनिश, और कहीं पर कम दिखाई दे रहा है। ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर्स कहते हैं, क्योंकि इनकी कॉम्पोजिशन पूरे मिक्सचर में सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। ऐसे मिक्सचर्स कहलाते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। आज के इस लेक्चर में हमने जाना कि केमिस्ट्री क्या होती है, किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, किस किस फील्ड में कहाँ कहाँ पर हम उसे कैसे कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम यूज़ नहीं जानते तो हम केमिस्ट्री को समझेंगे कैसे। और वो मैटर के आसपास रिवॉल्व करती रहती है, घूमती रहती है, उसी की स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। और मैटर ही क्यों, वो भी मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्स जो है सिर्फ 2 चीज़ों से बना है, मैटर और कुछ भी नहीं, स्पेस। और फिर हमने लास्ट में जाना कि जिस मैटर के आसपास केमिस्ट्री घूमती रहती है वो मैटर को हम कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, और उसके कंपोनेंट्स ये आपके स्क्रीन पर जो नज़र आ रहे हैं ये सब हैं। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। केमिस्ट्री बाय केमटॉक्स विद विवेक सर।